हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का छठा लेसन चूड़ीवाला ये पढ़ने जा रहे हैं। इसका बचा हुआ भाग इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग का भाग देखा था, स्टार्टिंग का भाग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि अब्दुल कैसे तपोवन में जाता है चूड़ियाँ बेचने के लिए। वहाँ की महिलाएं और जो बच्चियाँ हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने के लिए अब्दुल तपोवन में जाता है, जहाँ पर कुष्ठ रोगी रहते हैं। तो आगे का पार्ट अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि अब्दुल को एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि अब्दुल को जो तपोवन में सम्मान समारोह होने वाला है उसमें बुलाया गया है। रघु भैया ने ये चिट्ठी पढ़ी थी और अब्दुल को उस समारोह में बुलाया गया था, जिसमें उसका सत्कार होने वाला था। अभी आगे देखिए क्या होता है। सत्कार के दिन अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। अब्दुल जब तपोवन में पहुंच गया, सत्कार समारंभ के दिन, सम्मेलन के दिन जब ये पहुंचता है, तो कार्यक्रम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, ये फंक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया था। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती, और स्टेज के सामने और आजू बाजू में जो कुर्सियाँ रखी थी, चेयर्स रखी थी, वहाँ पर बहुत सारी मेहमान लोग बैठे हुए थे। निमंत्रित पाहुणे मंडळी मतलब जिनको बुलाया गया है वो सभी गेस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे। पाहुणे मंडळी मतलब गेस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे। अब्दुलला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। अब्दुल को उनके साथ बैठने में संदेह हो रहा था, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़े लोग थे, ये सभी गेस्ट थे, पाहुणे मतलब गेस्ट थे, तो उनके साथ हम कैसे बैठे, ऐसा उसको लग रहा था। थोड़ा सा संदेह उसके मन में आ रहा था। संकोच वाटला मतलब उसे संदेह लग रहा था। तो तसाच उभा राहिला, वो वैसे ही खड़े रह गया। तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनीच त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। तो उतने में ही क्या हुआ, दाजी साहब ने खुद उसे बुलाया और अपने पास की जो चेयर है उस पर बैठने के लिए कहा। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला शुरुआत की। सत्कार समारंभ के इस कार्यक्रम को शुरुआत हो गई। अब्दुल पहुंच गया और पहुंचने के बाद स्टेज पर सभी मेहमानों के साथ उसे बैठने में थोड़ा सा संदेह हो रहा था, लेकिन दाजी साहब ने खुद उसे बैठने के लिए कहा, तो ये उनके साथ बैठ गया। और स्टार्टिंग में जो अध्यक्ष का स्वागत होता है, जो मेहमान होते हैं मेन अध्यक्ष, उनका स्वागत वगैरह ये सब बातें हो गई। औपचारिकताएँ होने के बाद अभी दाजी साहब बोलने के लिए शुरू कर दिए। इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल बघतच राहिला। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा दाटपणा। ये जो दाजी साहब थे, इनका वर्णन अभी यहाँ पर दिया गया है कि ये कैसे दिखते थे, इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। देखिए, 84 वर्षाचा वृद्धाचा ताटपणा। 84 ईयर्स के ये थे दाजी साहब पटवर्धन। और फिर भी ये बहुत मतलब ऐसे लगते नहीं थे कि ये 84 ईयर्स के हैं। उनसे सड़सड़ित देह यष्टि मतलब बहुत ही ऊंचे थे, और सड़सड़ित मतलब पतली सी इनकी शरीर यष्टि थी, बॉडी स्ट्रक्चर था। और तेजपुंज चेहरा मतलब तेज से उजला हुआ चेहरा था इनका। और गौरवर्ण मतलब गोरे से थे ये, गौरवर्ण मतलब गोरापन। पांढरे स्वच्छ धोतर, ये धोतर पहनते थे, धोती पहनते थे। यहाँ पर देखिए धोती पहनते थे। त्यावर बंद गळ्याचा कोट, उस पर कोट पहनते थे। आणि डोक्याला केशरी फेटा, ऐसा उनका पहराव था। इनका पहराव यहाँ पर बताया गया है कि दाजी साहब कैसे थे, इनकी शरीर यष्टि कैसी थी, देह यष्टि कैसी थी, ये बताया गया है। या वयातही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातील ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। ऐसी उम्र में भी इनका उत्साह उतना ही था। उनकी आवाज़ का खनखनितपना मतलब एक टोन रहता है आवाज़ में, भारदार इनकी आवाज़ थी। और बोलण्यातली ऐट मतलब बोलने में जो एटीट्यूड है ये बहुत ही अच्छा था, और इसकी वजह से ये अब्दुल उनको देखते ही रह गया। अब्दुल प्रभावित हो गया इनसे।
दाजी साहेब बोलत होते। दाजी साहब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे देखिए। अभी ये सभी दाजी साहब के बोले हुए वर्ड्स हैं। रामानं सेतुबंधन केलं, श्रीरामजीने सेतुबंधन किया, सेतु बनवाया, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला, लेकिन इसके लिए बहुत लोगों ने उन्हें मदत की है। अगदी लहानशी खार, पण तिनंसुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली। एक छोटी सी गिलहरी भी उनकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन वो भले ही छोटी थी, लेकिन उसने अपने से जितना हुआ उतनी मदद उनको की। आपल्या शक्तीप्रमाणे मतलब उससे जितना हुआ उतनी मदद उसने सेतु बांधने में की। ये एग्जाम्पल दे रहे सेतुबंधन का। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। ये उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो तपोवन को बनाने में, उसको एक साथ रखने में जो मदद करने वाले लोग हैं। इनके बारे में ये कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग हमें मिले हैं जो तपोवन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तपोवन के लिए मदद करते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ती हमें मिले हैं। ये हमारे लिए बड़े सुदैव की बात है। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता, तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली। ये आगे कहते हैं कि संक्रांति को और ज्येष्ठ पूर्णिमा को जब भी ऐसा प्रस्ताव आया कि हमें चूड़ियाँ भरनी है, ऐसा प्रस्ताव मेरे पास जब आया तो मैंने बहुत सारे चूड़ी वालों को जाके मैं मिला, उनसे भेंट की और उनको यहाँ पर आने के लिए विनंती की। लेकिन क्या होता है, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं। किसी ने भी मेरी विनंती का स्वीकार नहीं किया। कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तपोवन जो था वो किन के लिए बनाया गया था? अछूत लोगों के लिए। मतलब ऐसा मानते थे लोग, ये कुष्ठ रोगी जो है वो अछूत नहीं होते हैं, ऐसा मानते थे लोग कि इनको अछूत बोला जाता है या फिर इनके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये कुष्ठ रोगी थे। अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं। लेकिन अब्दुल मियाँ जो है, जो अभी तपोवन में आते हैं हर साल, इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, यकीन दे दिया कि ये यहाँ पर हर साल आएंगे। आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात और हर साल न भूलते हुए अब्दुल मियाँ यहाँ पर आते हैं और यहाँ की महिला और लड़कियों को चूड़ियाँ पहनाते हैं। येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। भगिनी मतलब बहनें। यहाँ पर जो बहनें उपस्थित हैं, इनके जीवन में आनंद भर देते हैं ये। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। साल के जो 2 दिन रहते हैं ये तपोवन में बहुत ही खुशी के दिन होते हैं और उत्साह के दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में अब्दुल मियाँ यहाँ पर आते हैं और चूड़ियाँ पहनाते हैं। कौन से हैं ये 2 दिन? एक है संक्रांति और दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। इन 2 दिनों में ये 2 दिन बहुत ही अच्छे होते हैं। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मोबदला मतलब इनको कोई रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ अपने से न बोलावता मतलब अपने से आते हैं, खुद का खुद आते हैं हर साल। तपोवनातील स्त्रिया, मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात। तपोवन की जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, इनके आने की राह देखती बैठती है, ये कब आते हैं इनकी राह देखती बैठती है। अब्दुल मियांचे हे समाजकार्य, ही मानवसेवा खरोखर फार मोठी आहे। अब्दुल मियाँ जो काम कर रहे हैं, समाज कार्य कर रहे हैं, ये मानव सेवा जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी है, अनमोल आहे। ये जो मानवता की सेवा ये कर रहे हैं वो बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है। आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे। उनका सत्कार अभी यहाँ पर होने वाला है। तेव्हा या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथं येऊन करावा। तो इसीलिए अब्दुल मियाँ यहाँ पर आए और इस सत्कार का स्वीकार करें, जो हम बड़ी मन से आपको दे रहे हैं, आपका सत्कार कर रहे हैं, उसका स्वीकार आप यहाँ पर आके करें। अब्दुल स्टेजवर चढला। दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली। अब्दुल मियाँ स्टेज पर आ गया और दाजी साहब के हाथ से उसने ले मतलब दाजी साहब ने उन्हें दे दिया। क्या दिया? फूलांचा गुच्छ, मतलब फूलों का जो गुच्छ था वो दे दिया। और तपोवन के लोगों ने एक सुंदर सी फूलदानी बनाई थी, फ्लावर पॉट बनाया था। फूलदानी मतलब क्या, फ्लावर पॉट बनाया था, वो भी दे दिया। टाळ्यांचा कडकडाट झाला, तालियां बजने लगी, बहुत सी तालियां बजने लगी।
अब्दुल अतिशय भारावून गेला. अब्दुल बहुत प्रभावित हो गया. त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. उसने दाजी साहब के आशीर्वाद ले लिया. उनके पैरों को छूकर उसने आशीर्वाद ले लिए. बराच उशीर झाला होता. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. अभी बहुत देर हो गई थी. सभी कार्यक्रम ख़त्म हो गया था और अमरावती से जो निमंत्रित मंडली मतलब जो भी मेहमान आए थे वो अभी मोटार से जाने वाले थे, मतलब कार से जाने वाले थे. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले. अब्दुल को दाजी साहब ने उस कार में बैठा दिया. मोटार धावत होती. ये मोटार अभी जाने लगी, चलने लगी कार. अब्दुल विचार करत होता. तो अब्दुल ये कार्यक्रम ख़त्म करके, सत्कार समारोह ख़त्म करके अभी निकलने लगा. ये जो मेहमान आए थे उन्हीं के साथ अब्दुल को भेज दिया गया. दाजी साहब ने उन्हीं के साथ अब्दुल को भेज दिया उनके कार में. तो जाते जाते अब्दुल सोचने लगा. क्या सोचता है अब्दुल? आज शन्नूला आणायला हवे होते. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. ये सोचता है कि आज शन्नू को लाना चाहिए था. उसका थोड़ा सा गुस्सा तो कम हो जाता. गुस्सा मतलब उसका गुस्सा कम हो जाता. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. अष्टमीचा चंद्र मतलब अष्टमी जो तिथि है उस दिन का जो चांद था वो खिल रहा था आकाश में, ऐसा कह रहा है अब्दुल. आकाशात मेघरहित निळ्या नितळाईने आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते. मेघरहित मतलब वहाँ पे कोई बादल नहीं थे आकाश में और पूरा आकाश नीला सा हो गया था. निळ्या नितळाईने मतलब नीला नीला दिख रहा था, कोई बादल नहीं थे. वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते. यहाँ पर जो वातावरण था मतलब क्लाइमेट था ये कैसा लग रहा था? अंतर्बाह्य, अंदर से और बाहर से भी बहुत प्रसन्न लग रहा था. अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली. अब्दुल खाली उतरला. एक चौक में जाने के बाद मोटार रुक जाती है और अब्दुल वहाँ से नीचे उतरता है अंबादेवी के चौक में. घर पर आ गया, घरी आला. अब्दुल घरी आला, घर पे आ गया. अब्दुल येताच शन्नू उठली. थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. घर पर आने के बाद शन्नू उठ गई और उसने क्या किया, एक थाली ले ली. थाली मतलब एक डिश ले लिया और उसमें उसने चपाती रोटी रख दी और बैंगन की सब्ज़ी, वांग्याची भाजी मतलब बैंगन की सब्ज़ी उसमें रख दी और ये डिश उसने अब्दुल के सामने रख दी. अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. एक अपराधी की तरह अब्दुल ये खाना खाने लगा. चुपके से अपना सिर नीचे करके अपराधी की तरह खाना खाने लगा, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था. बस इतना ही उसका अपराध था कि साल भर के ये 2 दिन वो तपोवन में जाता था. समाज सेवा मानकर, मानव सेवा मानकर ये वहाँ पर जाता था. बस इतना ही इसका अपराध था. लेकिन ये अच्छा काम था, लेकिन उसके पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता था. तो अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. तू नहीं खाएगी? उसने पूछा. क्या तुम नहीं खाना खाओगी? नहीं, जी नहीं चाहता खाने को. ये कहती है कि मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती है. अनवर जेवला? अनवर ने खाना खाया? ऐसा पूछता है अब्दुल. तो क्या कहती है देखो शन्नू. जेवला पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. ये कहती है कि हाँ उसने खाना खाया लेकिन वो हट कर रहा था, मतलब ज़िद पकड़े हुए था कि उसे खीमा खाना है. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. तो ऐसा कहने पर अब्दुल ने खाना ही नहीं खाया. उसके हाथ में जो निवाला उसने लिया था वो वहीं पर रह गया. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली. उसकी खाने की इच्छा ही मर गई वहाँ पर. उसे खाना खाने की इच्छा ही नहीं रही. तोंडात घास घोळू लागला. उसके मुंह में ये निवाला घुलने लगा, मतलब मुंह में ही रहने लगा. कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा सुरू करा, पण ये उसकी वाइफ जो है, पत्नी जो है वो शुरू कर दी थी उसकी बातें कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये धंधा छोड़कर आप दूसरा धंधा कुछ तो चालू करो. ऐसा मैंने कितनी बार कहा है लेकिन आप तो सुनते हैं ही नहीं, ऐसा ये कहती है. लेकिन ऐसा कहकर चुप हो जाती है. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. अब्दुल ने उसकी बातें सुनी ही नहीं. तो चटकन उठला, हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. उसने खाना आधा ही रख दिया, आगे खाना ही नहीं खाया. वो उसकी इच्छा ही मर गई खाना खाने की. वो जल्दी से उठ गया वहाँ पर से. उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं और ये हाथ धोकर अनवर के बाजू में आकर सो गया. शन्नूचे बोलणे त्यातला शब्दनशब्द त्याला पाठ होता. कितीदा तरी तेच ते बोलून झाले होते. शन्नू जो भी अभी बातें करने वाली थी ये उसको अभी पता था ये अभी क्या कहने वाली है. हमेशा की ये बात हो गई थी. हमेशा ये इसका चालू रहता था, मतलब अभी ये शुरू हो गई शन्नू तो हमेशा वो यही बातें करती थी. कितनी बार तो ऐसा ही हुआ था. नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार. तो
ये अब्दुल कहता है कि हर बार क्या तुम ऐसे कहती हो कि नया धंधा चालू करो, नया कुछ तो बिज़नेस चालू करो, इसके लिए भांडवल की ज़रूरत नहीं होती, कहाँ से लाएंगे भांडवल? भांडवल मतलब क्या कि अगर कोई बिज़नेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। पहले स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं जो हमें खुद को डालने होते हैं, इसे भांडवल कहते हैं। तो ये नया बिज़नेस शुरू करने के लिए भांडवल नको, ऐसा ये कहता है। कुठून आणणार मतलब कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं। तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाज़ात बोलला। ये इतनी आवाज़ में बोलता है, थोड़े से ज़ोर में बोलता है, लेकिन शन्नू को आवाज़ ये सुन सके, शन्नू इतनी आवाज़ में ये बोलता है अब्दुल, ताकि शन्नू ये बातें सुन सके। पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजानपासून चालत आलेला हा बांगड्यांचा धंदा सोडवत नव्हता। लेकिन हालांकि भांडवल भी रहता तो भी इसको ये इनका जो बिज़नेस था, मतलब परंपरागत इनका जो बिज़नेस चलते हुए आ रहा था, ख़ानदानी बिज़नेस था इनका ये, मतलब उसके पिता भी यही करते थे, चूड़ी वाला बिज़नेस ही करते थे। तो इसको ये छूट नहीं रहा था, मतलब क्यों हम अपना ख़ानदानी बिज़नेस छोड़ दें, ख़ानदानी ये जो हमारा धंधा है बांगड़िया का, मतलब चूड़िया का जो बिज़नेस है, ये हम क्यों छोड़ दें, ऐसा उसको लगता था। नवरात्र संपले होते, त्यात धंदा चांगला झाला। ऐसे ही दिन बीत गए और अभी नवरात्रि के दिन भी ख़त्म हो गए। इस नवरात्रि के दिन में बहुत ही अच्छा बिज़नेस हुआ था। लोग आता दिवाळीच्या तयारीला लागले होते। लोग अभी किसकी तैयारी में लग गए थे? दिवाली, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते। रघु भैया ने अभी दुकान को उसकी दुकान जो थी अब्दुल की दुकान के पड़ोस में ही थी, तो उसने अपनी दुकान को कलर करने का काम निकाला था। अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। अब्दुल अपने दुकान पर चला गया, लेकिन उसका चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था, निराश सा लग रहा था। रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? रघु भैया पूछता है कि क्यों आज तुम्हें दुकान नहीं खोलनी है क्या? तो क्या जवाब देता है अब्दुल मियाँ देखो। नाही रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही। हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत आता धंधा करायला। तो ये क्या कहता है अब्दुल? उसे ये एक बात का पता चल जाता है कि ये जो तपोवन है ये अभी दाजी साहब के कंट्रोल में नहीं है, मतलब उनके अख्तियारी में नहीं आता है, क्योंकि उनका वहाँ पर से वर्चस्व निकाल दिया गया है। ये बात जब से मुझे पता चली है, तब से मेरा मन अभी इस धंधे में नहीं लग रहा है, ऐसा ये कहता है अब्दुल। आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? उसको ये चिंता सताने लगती है कि अब तपोवन का क्या होगा। ये कहता है कि अब तपोवन का क्या होगा रघु भैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? ये कहता है कि ये कितनी बड़ी वसाहत है, ये तपोवन जो है वो कितनी बड़ी वसाहत है, अब इन सबका ख्याल कौन रखेगा? इन सब आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल? काळजी मतलब ख्याल कौन रखेगा अभी इनका, ऐसा कहता है। आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बरं? और ये कहता है कि पूरा अपना जीवन वहाँ पर उन्होंने बिताया, अपना तन मन धन सभी उस कामों में लगा दिया, उनकी सेवा में लगा दिया, और अचानक से एकाएक से ये छोड़ना, मतलब दाजी साहब को कैसा लग रहा होगा? अगर ये तपोवन वो छोड़ रहे तो उनके मन को कैसा लग रहा होगा? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला, मतलब अब अब्दुल इमोशनल हो गया कि उसको लगा कि दाजी साहब को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि अपना पूरा जीवन उन्होंने वहाँ पर बिताया है, पूरा डेडिकेटेड होकर वहाँ पर उन्होंने काम किया है। इनकी कर्मभूमि थी, दाजी साहब की एक कर्मभूमि थी। कर्मभूमि मतलब जहाँ पर वे काम करते थे, तो उनको कैसा लग रहा होगा, ऐसा ये कहता है अब्दुल। और वो भावुक हो जाता है। हळवा झाला मतलब भावुक होना, इमोशनल होना। देवळातल्या पहारेकऱ्याने 2चे टोले दिले, और मंदिर का जो पहारेकरी मतलब वहाँ पर जो रखवाला होता है, उसने 2 प्रहर हो चुके हैं ऐसे टोले, मतलब ऐसे घंटा बजाई कि अभी 2 प्रहर हो गए हैं। शन्नू घोरत होती, अनवर गाढ झोपला होता। अभी रात का समय है। मंदिर का जो पहारेकरी है, मतलब रखवाला है, उसने रात के 2 बजे के प्रहर के टोले बजाए, मतलब घंटा बजाई कि 2 बज चुके हैं। शन्नू घोरत होती, मतलब ये गहरी नींद में थी, और अनवर भी गहरी नींद में था। अब्दुल उठला, अगदी हलकेच, धीरे से वो हल्के से उठ गया नींद में से। कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहर काढू लगला। उसने चूड़ियों की जो बैग थी, पेटी थी, ट्रंक थी, उस पर एक पिशवी रखी थी, पिशवी मतलब बैग रखी थी, उसमें जो चीज़ें थी वो एक एक करके वो बाहर निकालने लगा। पाउडरचा डबा,
रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, संक्रांतीला हे सारे तपोवनात तो नेणार होता। ये सभी चीज़ें जो वो तपोवन में ले जाने वाला था संक्रांति के दिन, क्या क्या था उस बैग में देखिए, पाउडर का डब्बा, रुमाल, रिबिन्स, पिन, सोनेरी कलर के चूड़ियाँ, सादी चूड़ियाँ मतलब सिंपल सी साधारण सी चूड़ियाँ, नायलॉन की चूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें उसमें थी। तो ये कब लेकर जाने वाला था तपोवन में, संक्रांति को लेके जाने वाला था। तिथे चूड़ीवाला म्हणून स्त्रिया मुलीबाळी धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या। उसके पास हमेशा की तरह चूड़ीवाला कहते हुए सभी महिलाएं और लड़कियां आने वाली थी। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। कुछ समय के लिए तो सब कुछ दुख भूलकर ये सभी लड़कियां और महिलाएं वहाँ पर आने वाली थी, हंसने वाली थी, और अब्दुल भी उनकी हंसी देखकर, उनको खुश देखकर अब्दुल भी मन ही मन उसको भी अच्छा लगने वाला था। वो भी मन ही मन सुखावणार होता, मतलब वो भी खुश होने वाला था। लेकिन अभी ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। आता हे सारे संपले होते मतलब अभी सब कुछ ये ख़त्म हो गया था। स्वतःसाठी सारेच जगतात, खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद, लेकिन दूसरे के लिए जीने में जो आनंद है उसका क्या, वो आनंद सबसे बड़ा आनंद होता है जब भी हम दूसरों के खातिर जीते हैं। त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदाच अब्दुल अनुभवायचा। इस बात की जो खुशी है, ये सुख है, ये साल भर में सिर्फ 2 बार ही अब्दुल अनुभव करता था इस सुख का कि दूसरों के लिए जीना। ये सुख सिर्फ उसे 2 बार ही मिलता था साल भर में। आता तेही मिळणार नव्हते, लेकिन अब उसे ये भी नहीं मिलने वाला था। एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा, तशी त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उडून गेली। जो कपड़ा होता है, उस कपड़े का अचानक से रंग उड़ जाना, मतलब एकाएक से उसका रंग उड़ जाना जैसे होता है, वैसे ही एकाएक से उसकी जीवन इच्छा अभी उड़ गई थी। जीवन इच्छा मतलब जीने की इच्छा, जीवन इच्छा, जीवन और इच्छा, ये शब्द जब हम तोड़ेंगे इसका तो क्या होगा, जीवन और इच्छा, जीवन इच्छा, जीने की इच्छा इसकी मर गई थी। या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब्दुल रोने लगा, उसके आंखें भर आई, डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले मतलब उसकी आंखें भर आई, ये रोने लगा, उसका मन भर गया। त्या तपोवनाचा परिसर विरघळत होता और इस आँखों की नमी में, उसकी आँखों की पानी में ये तपोवन का सारा परिसर आ गया था, मतलब उसे दिख रहा था। हळूहळू रात्र उतरणीला लागली होती और धीरे धीरे अभी रात ख़त्म होने वाली थी, सुबह होने वाली थी। रात्र उतरणीला लागली होती मतलब अभी रात ख़त्म होने वाली थी, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और सुबह होने वाली थी। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। ये जो चूड़ी वाला है अब्दुल, इसको बहुत मन को ये बात लगती है कि अभी दाजी साहब इस तपोवन में नहीं रहेंगे, ये वो तपोवन छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मन ही उसके बिज़नेस पर से उठ जाता है। उसका जो बिज़नेस था चूड़ी पहनाने का, चूड़ियाँ बेचने का, उस बिज़नेस से उसका मन उठ जाता है, उसकी जीवन इच्छा भी मर जाती है, उसको जीने का कोई इच्छा नहीं रहती उसको। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखेंगे। वृद्धाचा ताटपना मतलब ये जो बूढ़ा इंसान मतलब बूढ़े इंसान थे ये दाजी साहब, इनकी जो शरीर यष्टि थी ताटपना। उंच सड़सड़ी देह यष्टि मतलब ऊंचे और ये कैसे थे, दुबले पतले शरीर यष्टि थी इनकी। तेजपुंज चेहरा मतलब तेज से उजला हुआ चेहरा। और आगे है गौरवर्ण मतलब गोरापन। भाराऊन गेला मतलब प्रभावित हो गया। भांडवल मतलब क्या कि कोई भी बिज़नेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसे भांडवल कहते हैं। हळवा झाला मतलब भावुक होना। और जीवन इच्छा मतलब जीने की इच्छा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।